3 टाइम साग पालक खाने वाला ससुराल। सब कुछ ठीक हो रहा है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गलत है। विहानी ने अभी पहला कदम भी ससुराल में नहीं रखा था कि उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसकी सास के बजाय उसकी नंद प्रेरणा उसका गृह प्रवेश कर रही थी। वहीं उसकी जेठानी कामिनी के मन में खुशी से लड्डू फूट रहे थे। चलो इंतजार हुआ खत्म, आ गई घर में नई नौकरानी। अब मुझे सबके इशारों पर इधर उधर नाचना नहीं पड़ेगा। अब से घर के सारे काम यही करने वाली है। अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हमारे घर की हर एक बात को जानकर उसका पालन करो और हमारी तरह जिंदगी जीना सीखो। प्रेरणा बेटा, तुम इस बात की चिंता मत करो, ये सब तुम हम पर छोड़ दो। हम बहू को सब कुछ अच्छे से सिखा देंगे। ये मेरी ननद मुझसे किस तरह से बात कर रही है और ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये घर की बेटी नहीं बल्कि मालकिन हो। गृह प्रवेश के होने के बाद विहानी अंदर आई। घर में मेहमान आए हुए थे। सभी ने कुछ देर रस्में की, उसके बाद कुछ बातें और हंसी मजाक किए और फिर सभी थक कर अपने अपने कमरों में चले गए। रात गुजरी, तेज धूप के साथ चमकता दिन चढ़ा और आज विहानी की पहली रसोई की रस्म थी। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है। आप मुझे बताइए कि मैं आज क्या बनाऊं। छोले भटूरे, आलू पूरी, पराठे सब्जी, दाल चावल, बिरयानी, पुलाव, मुझे सब बनाना आता है। सभी चीजों का नाम ले लिया, सिर्फ हमारी मनपसंद चीज को छोड़कर। अच्छा, तो फिर आप ही मुझे अपनी मनपसंद खाने की चीज बता दीजिए। मैं बताती हूँ। प्रेरणा की आवाज सुनकर दोनों सास बहू ने उसकी तरफ देखा। तुम अपनी पहली रसोई पर जो भी कुछ बनाओगी उसमें तुम्हें साग का इस्तेमाल होना चाहिए। हमारे यहाँ शुरू से रोज साग खाया जाता है, इसीलिए तुम जो भी बनाओगी उस हर चीज में साग होना चाहिए। मेथी, पालक, शलजम, सरसों, सभी तरह का साग मैंने मंगा कर रखा हुआ। अब ये तुम सोच लो कि तुम्हें क्या बनाना है। साग का नाम सुनते ही विहानी के माथे से पसीना छूटने लगा, लेकिन उसने खाना बनाने को मना नहीं किया। मैं कर सकती हूँ, मेरे चेहरे पर मास्क पहन लूंगी और हाथों में ग्लव्स पहनकर खाना बनाऊंगी। मैं अपने ससुराल वालों को पहली रसोई पर निराश नहीं कर सकती। इसके बाद विहानी ने ग्लव्स और मास्क पहना और फिर भगवान का नाम लेकर खाना बनाने की शुरुआत की। हे भगवान, बस सब कुछ बिल्कुल सही रखना, सब कुछ ठीक से और समय पर हो जाना चाहिए। ननद जी ने बोला था कि मुझे हर एक चीज में साग का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद विहानी ने हरे हरे सब्जी के पत्तों को धोना शुरू किया। उसने बड़ी सावधानी से पालक को धोकर काटना शुरू किया। ग्लव्स पहनकर पालक काटना काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके विहानी ने पालक और बाकी साग पत्तों को काटा और तोड़ा और फिर अपनी पहली रसोई का खाना बनाना शुरू किया। उसने सबसे पहले मेथी के पराठे बनाए, उसके बाद पालक पनीर, साग, दाल, आलू पालक और शलजम पालक के साथ उबले चावल बनाकर तैयार किए। शुक्रिया भगवान, सब कुछ समय पर और बिना किसी दिक्कत के बनकर तैयार हो गया। लेकिन अब मुझे मीठा भी बनाना है। मीठे में तो साग पत्तों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकती। विहानी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो मीठे से क्या बनाए, इसलिए उसने सादा सा सूजी का हलवा बनाकर तैयार कर दिया। कुछ देर में सारा खाना बनने के बाद विहानी ने अपने सभी ससुराल वालों को खाना परोसा। आहा, आज तो खाने से अलग ही तरह की खुशबू उठ रही है। वही लगता है कि बहू खाना बनाने में घर की सारी औरतों को फेल करने वाली है। और मैं जो अभी तक सारा खाना बनाती आ रही थी, मेरी तो कभी किसी ने तारीफ नहीं की और इसकी मुंह में एक निवाला रखने से पहले ही वाह होनी शुरू हो गई। सभी ने प्रेरणा के आने के बाद खाना खाना शुरू किया, जो कि सबको बहुत पसंद आया। बहू के हाथों में तो सच में बहुत ही स्वाद है। आज तक हमारे घर में इतना अच्छा खाना कभी नहीं बना। खाना सच में काफी अच्छा बना है। आज से घर में रोज इसी तरह का खाना बनना चाहिए। विहानी को इस बात पर काफी खुशी हुई कि उसके ससुराल वालों को खाना पसंद आया। वहीं उसकी जेठानी कामिनी जलकर राख हुई जा रही थी। खाना खाने के बाद प्रेरणा ने विहानी को उसकी पहली रसोई का शगुन दिया। इसके बाद विहानी ने अलग से अपने लिए खाना बनाया। विहानी आने वाली मुसीबतों से अनजान अपने ससुराल में काफी खुश थी। देखते ही देखते दोपहर हो गई और अब दोपहर का खाना बनना था। बड़ी भाभी, छोटी भाभी ने आज सुबह खाना बनाया था, इसीलिए दोपहर का खाना आप बनाएंगी। अरे नहीं, मुझे तो लगा था कि अब मुझे जिंदगी भर के लिए इस काम से निजात मिल जाएगी, लेकिन ये तो अब भी मुझे खाना बनाने को बोल रहे हैं। कामिनी मुंह बनाकर रसोई में आ गई और सभी के लिए खाना बनाने लगी। वहीं विहानी को इस बात की खुशी थी कि उसके ससुराल वाले उस पर घर के कामों का लोड नहीं डाल रहे हैं। कुछ घंटों में सारा खाना बन गया और सभी टेबल पर आकर बैठ गए। वहीं विहानी भी खाना खाने आई, लेकिन जब उसने खाने को देखा तो उसके कदम वहीं रुक गए। अरे विहानी, तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? आओ हमारे साथ बैठो और खाना खाओ। वहीं विहानी को दूर खड़ा देखकर सभी उसकी तरफ देखने लगे। अरे आना बहू, यूं दूर खड़ी होकर क्या देख रही है? अब मैं इन सबको कैसे बताऊं कि मैं ये खाना नहीं खा सकती? अरे बहू, जम गई है क्या? हाँ, जो एक जगह से हिल ही नहीं रही। मैं वो आप सब खाना खाइए,
मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं जाकर आराम कर लेती हूँ। इतना कहकर विहानी बिना कुछ कहे सुने तेजी से वहां से निकल गई। वहां उसके ससुराल वाले उलझते हुए उसे देखते रह गए। अच्छा, अब मैंने खाना बनाया है तो मैडम ने खाने से मना कर दिया। दाल में कुछ तो काला है और मैं उसका पता लगा कर रहूंगी। क्या मुझे कोई बताएगा कि इसको क्या हुआ है? पता नहीं, अभी तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक ही इसकी तबीयत कैसे खराब हो गई। पूरे परिवार ने विहानी पर ध्यान न देते हुए खाना खाना शुरू किया। वहीं विहानी अपने कमरे में बैठी हुई अपने घबराते दिल को संभाल रही थी। अरे सुबह में इतना अच्छा खाना खिलाकर दोपहर में फिर से वही आधा पक्का आधा कच्चा खाना खिला रहे हो। खाना तो ठीक से पका है ही नहीं और मसालों का भी स्वाद नहीं आ रहा। बहू, मानना पड़ेगा, बड़ी ही बेदिली से खाना बनाया है तूने। अगर इतना ही अच्छा लगता है उस विहानी के हाथों का खाना तो दोपहर का खाना भी उसी से बनवा लेते। कामिनी, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। पहले ये देखो कि तुम किसके सामने खड़ी हो, उसके बाद ही अपना मुंह खोलना। प्रेरणा की एक ही फटकार पर कामिनी की रूह कांप उठी। वहीं उसके पति नितिन ने बात को संभालने की कोशिश की। दीदी, आपको तो पता है कि कामिनी बिना सोचे समझे ही बोल देती है। उसका किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। कामिनी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नितिन, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। इसे इस तरह किसी को उछालने के लिए मत दो, वरना बाद में पछताओगे। जी दीदी, मैं आगे से याद रखूंगा। इसी तरह सभी ने दोपहर का खाना खाया, जिसमें सुबह की तरह ही हर एक चीज में साग पत्तों का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद भी किसी को कामिनी का बनाया खाना पसंद नहीं आया। वहीं कमरे में बैठी विहानी का मन अभी तक शांत नहीं हुआ था। लगता है मैं बहुत ज्यादा गलत जगह पर बहू बनकर आ गई हूँ। जहाँ मुझे बिल्कुल नहीं होना चाहिए वहां मैं पूरी जिंदगी कैसे गुजार पाऊंगी। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। विहानी को कमरे में बैठे बैठे शाम हो गई थी। चिंता में उसका पति उसे देखने कमरे में पहुंचा, जहां विहानी चादर ओढ़कर बेड पर लेटी हुई थी। तुम्हें क्या हुआ है विहानी? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। विहानी, तुम दोपहर से आराम ही कर रही हो और कितना आराम करोगी? हाँ, अगर तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है तो जाकर खाना बना लो। कोई भी शाम में कामिनी भाभी से खाना नहीं बनवाना चाहता। खाने में बनाना क्या है? ये मुझे क्या पता, लेकिन एक बात जान लो, हमारे यहाँ हर चीज में साग पत्ते खाए जाते हैं। फिर वो कोई भी दाल हो, सब्जी हो या फिर चावल। यहाँ तक कि हमारे यहाँ रोटी और पराठे भी साग पत्ते के ही खाए जाते हैं। यह सब सुनकर ही विहानी का जी मिचलाने लगा। वहीं अब उसे यही सब रसोई में जाकर पकाना था। विहानी ने सभी से कामिनी से खाना बनवाने को बोला, लेकिन कोई भी इस बात पर राजी नहीं था। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जिससे अब जो काम करने को बोला जाता है उसे वो काम तभी करना होता है, और ये अब तुम पर भी लागू होता है। जाओ, जाकर खाना बनाओ। बड़ी आई थी मुझसे खाना बनवाने वाली, अब रोज खुद को ही सारा खाना बनाना पड़ेगा। प्रेरणा की बात मानकर विहानी फिर से घबराई हुई रसोई में पहुंची, जहां उसने देखा कि किचन काउंटर पर ढेर सारे साग पत्ते रखे हुए थे। उनकी महक से ही विहानी को चक्कर आने लगे। विहानी ने तुरंत अपना मास्क चेहरे पर पहना और फिर से हाथों में ग्लव्स चढ़ाए। जय माता दी, मैं कर सकती हूँ। मैंने ग्लव्स और मास्क पहना तो है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं अपने ससुराल वालों को निराश नहीं करूंगी। उनकी हर काम में अपना बेस्ट दूंगी और उनकी हर उम्मीद पर खरी उतरूंगी। विहानी ऐसी बातें बोलकर अपना मन शांत कर रही थी। वहीं पीछे से कामिनी उसे छुपकर देख रही थी और उसमें बातों पर हैरान हो रही थी। ये तो ऐसे कर रही है जैसे इसे खाना बनाने नहीं बल्कि जंग लड़ने भेज दिया, और इसने मास्क और ग्लव्स क्यों पहने हुए? जरूर कोई तो ऐसी बात है जो ये हम सबसे छुपा रही है। विहानी दोबारा हिम्मत करते हुए साग पत्तों का खाना बनाना शुरू किया। वो ग्लव्स पहनने के बाद भी पत्तों को बड़ी ही सावधानी से उठा रही थी। वहीं उसकी जिठानी पीछे से छिपकर ये सब देख रही थी। कभी कभी दूसरों के मामलों में ना घुसकर अपने आप से मतलब रखना भी अच्छा होता है। प्रेरणा की आवाज सुनकर कामिनी हक्का बक्का रह गई। नन्ना जी, मैं तो सिर्फ देख रही थी कि देवरानी जी कैसे खाना बनाती है। अगर तुमने दूसरों से ज्यादा अपने खाने पर ध्यान दिया होता तो आज तुम भी अच्छा खाना बना रही होती। अपने शब्दों से कामिनी को जोर से हिलाकर प्रेरणा वहां से चली गई और डांट न खाने की वजह से कामिनी भी तुरंत अपने कमरे में चली गई। वहीं विहानी रसोई में खाना बनाती रही, जिससे उसे बहुत दिक्कत आ रही थी। अभी आधा ही खाना बना था कि विहानी की आंखें लाल होने लगी। इस तरह तो असर मेरी आंखों पर पड़ेगा। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। मैं मनीष जी का चश्मा लगा लेती हूँ, इससे मेरी आंखें सुरक्षित रहेंगी। विहानी चुपचाप अपने कमरे में गई और चश्मा छुपा कर ले आई। रसोई में आकर उसने चश्मा पहना और फिर खाना बनाने लगी। विहानी जल्द से जल्द खाना बनाना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे खाना बनाने में 2.5 घंटे लग गए। खाना बनने के बाद सभी खाना खाने बैठे। वहीं विहानी अपने कमरे में ही बैठी हुई थी।
अरे बहू की दिमागी हालत ठीक तो है ना? उसने ना तो सुबह हमारे साथ खाना खाया और ना ही दोपहर, और अब पता नहीं किस खोए में जाकर बैठ गई है। मुझे तो लगता है कि हमारे साथ बैठकर खाना खाने में उनकी शान घटती है, क्योंकि सुबह भी उन्होंने अपना नाश्ता अलग बनाया था। खुद को कहीं की महारानी समझती है क्या? किस बात का घमंड है इसे? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि विहानी की अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो खाना नहीं खा पा रही। अरे जोरू को आए घर में एक दिन नहीं हुआ कि ये उसका गुलाम भी बन गया। सभी चुपचाप खाना खाइए। जिसको खाना खाना होगा वो खुद यहाँ आ जाएगा, और जिसको नहीं खाना उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रेरणा की बोलते ही सभी चुप हो गए। इसी तरह कई दिन गुजर गए। प्रेरणा अपने ससुराल वापस लौट गई। ससुराल वाले विहानी से वही साग पत्ते वाला खाना बनवाते, जिससे उसे ग्लव्स, मास्क और चश्मा पहनने के बाद भी थोड़ी दिक्कत होने लगी। वहीं कामिनी उसको इस तरह खाना बनाते देख बहुत ज्यादा उलझ जाया करती। विहानी को रोज अपने लिए अलग से खाना बनाना पड़ता और इस सब में वो काफी थक जाया करती थी। इस सब से मेरी सेहत पर असर पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ। मुझे अब ये सब करना ही होगा। इसी तरह अपने मन को बहलाकर विहानी सबके लिए साग पत्तों का खाना बनाया करती। उसके खाना बनाने का तरीका उसकी जिठानी कामिनी को बहुत खटक रहा था। मुझे तो लगता है इसका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है। भला मास्क, दस्ताने और चश्मा पहनकर कौन खाना बनाता है? ये खुद को खाना बनाते में कहीं का डॉन समझती है क्या? आज मैं इससे पूछ ही लेती हूँ। इतना कहकर कामिनी रसोई में चली गई, जहाँ विहानी खाना बना रही थी। देवरानी जी, आप खाना बनाते हुए मास्क क्यों पहनती हैं? मैं कब से देख रही हूँ कि आप इसी तरह खाना बना रही हैं। आखिर बात क्या है? मुझे आंच बहुत ज्यादा लगती है और इससे मेरा शरीर लाल हो जाता है। लेकिन आप तो इंडक्शन पर भी ऐसे ही खाना बनाती हो। इंडक्शन से तो कोई आंच नहीं लगती, क्योंकि उस पर आग जलती ही नहीं। सही सही बताओ देवरानी जी, आखिर आपकी समस्या क्या है? विहानी कामिनी के सवालों से दुविधा में आ चुकी थी, लेकिन तभी अचानक से विहानी का फोन बज गया और उसे वहां से जाने का एक बहाना मिल गया। ये देखकर कामिनी भी वहां से चली गई और विहानी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। अगले दिन रसोई में सारा साग खत्म हुआ मिला। यह देखकर विहानी की जान में जान आ गई और उसने आज बिना साग पत्तों का इस्तेमाल किए खाना बनाने की सोची, लेकिन शायद ऐसा अभी नहीं होने वाला था। बहू, घर में पहली बार ऐसा हुआ कि रसोई में साग का एक पत्ता भी नहीं है, और ये सब सिर्फ तेरी वजह से हुआ। अगर तूने बता दिया होता कि साग खत्म हो गया तो मैं मंगवा कर रख लेती। अब तो ऐसा हो गया, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं आपको अगली बार पहले ही बता दूंगी। तो क्या आज मैं कुछ और बना दूं? घर में हर चीज मौजूद है सिवाय साग के, तो खाना तो बन ही जाएगा। नहीं, बिना साग के बना खाना खाना नहीं होता। अब तुझे ही अपनी गलती की भरपाई करनी होगी। जा मंडी जाकर अभी के अभी साग पत्ता लेकर आ। क्या माँ जी, मैं साग लेकर आऊं? और नहीं तो क्या तू कभी सब्जी लेने नहीं गई जो इस तरह चौंक रही है? अब नाटक करना बंद कर और जल्दी से बाजार जा। शारदा के जबरदस्ती कहने पर विहानी को साग पत्ता लेने जाना पड़ गया, लेकिन रास्ते में ही उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब से पहले उसने मंडी में कदम तक नहीं रखा था और आज उसे वहां से ढेर सारी सब्जी लेकर आना था। मंडी के अंदर जाने से पहले विहानी ने कुछ गहरी सांसें ली और फिर आगे बढ़ी। हे भगवान, मुझे तो अभी साग पत्तों की गंध आने लगी। मुझे मास्क पहन लेना चाहिए। विहानी ने अपने चेहरे पर मास्क पहना और हाथों में ग्लव्स और आंखों पर वही काला चश्मा लगाया। इसके बाद वो साग की दुकान पर पहुंची, जहां मेथी, सरसों, पालक, केला, शलजम, मूली के पत्ते आदि जैसे कई तरह के साग पत्ते मौजूद थे, जिन्हें देखकर विहानी के माथे से पसीना छूट रहा था। विहानी अपने कांपते हुए कदमों से दुकान के पास पहुंची, जहां उसके मोहल्ले की कुछ औरतें भी खड़ी हुई थीं, जो कि उसके हुलिये को देखकर उसका मजाक बनाने लगी। अरे भाई, ये कौन सा जुबा जो आज सब्जी लेने आया? भाई मुझे तो ये कोई माफिया लग रही है। सही कहा, ग्लव्स पहनकर सब्जी को ऐसे छुरी जैसे सब्जी नहीं बल्कि कोरोना वायरस हो। आसपास खड़ी सभी औरतें इसी तरह विहानी का मजाक बनाने लगी। विहानी को इस पर काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन मजबूरी में उसे ये सब करना पड़ रहा था। विहानी ने किसी तरह दुकान वाले से एक बड़े ठेले में साग लिया और फिर भारी दिल के साथ उसे लेकर घर लौटी। विहानी ने घर में घुसते ही ना आओ देखा न ताओ और सीधा साग को किचन में रखकर कमरे में चली गई। वहीं उसकी जेठानी कामिनी ने उसे ताड़ लिया था। ये बाजार भी ऐसे हुलिये में गई थी, लेकिन इसने तो कहा था कि चूल्हे की आंच की वजह से ये सब पहनती है, फिर बाजार क्यों इस तरह बनकर गई? कामिनी को उलझते हुए अब काफी दिन हो गए थे, लेकिन उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि विहानी ऐसा क्यों कर रही है, जिस तरह आपकी भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आज तो लगा था कि मैं घर लौटते हुए ही बेहोश हो जाऊंगी। रास्ता भी कितना लंबा हो गया था, लेकिन मैंने कर दिखाया। हे माता रानी, बस इसी तरह मुझे शक्ति देती रहना ताकि मैं हर मुश्किल का सामना कर सकूं।
अगले दिन कामिनी ने विहानी की सारी बातें शारदा को बताई, जिस पर शारदा भी काफी हैरान हुई और उसने विहानी को अपने कमरे में बुलाकर उससे सब की वजह पूछी। माँ जी, वो मैंने इसलिए पहने थे क्योंकि बाहर बहुत तेज धूप थी और धूप में यूं ही बाहर नहीं निकलती, इसीलिए मैंने मास्क, ग्लव्स और चश्मा पहना। हाँ, धूप तो काफी तेज है, तू सही कह रही है। और कामिनी बहू, तू दूसरों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना कब बंद करेगी? हाँ विहानी बहू, तू जाकर खाना बनाओ और अगर ये तुझसे कुछ कहे तो आकर मुझे बताना। चलो बच गई, वरना आज तो मैं अच्छा पकड़ी जाती। इसके बाद विहानी रसोई में खाना बनाने चली गई। वहां कामिनी मुंह बनाकर अपने कमरे में पहुंची। अरे कोई क्यों नहीं समझता कि ये हमसे कुछ छुपा रही है। सब लोग अकल के पीछे लठ लेकर घूमते हैं, जो ये बोल देती है उस पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन मुझे तो इसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं है और मैं सच का पता लगा कर रहूंगी। कुछ देर बाद विहानी ने खाना बनाकर सबके लिए टेबल पर लगा दिया। सभी खाना खाने बैठ गए। वहीं विहानी ने जैसे ही वहां से जाने की कोशिश की, तभी कामिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे देवरानी जी, कभी तो हमारे साथ खाना खाने बैठिए। आपको ससुराल आए 1 महीना होने जा रहा है और आपने एक बार भी हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाया। हाँ विहानी, आज हमारे साथ खाना खा लो ना। वो असल में अभी मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। अरे 10 बज रहे हैं, क्या तूने हाथी घोड़े खा लिए जो तुझे भूख नहीं है? सच तो यह है कि तुझे हमारे साथ खाना खाना ही नहीं है। विहानी को अपने ससुर संदीप की बात पर काफी दुख हुआ, लेकिन वो बात सुनकर चुप खड़ी रह गई। वहीं कामिनी ने अभी भी उसका हाथ पकड़ रखा था, जिससे विहानी को गुस्सा आ गया। छोड़िए मेरा हाथ, मुझे नहीं खाना। ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आपको खाना है, मैं आपके लिए बनाती रहूंगी और आप खाते रहना, लेकिन मुझसे ये सब खाने को मत कहना। विहानी के अचानक भड़क जाने से उसके ससुराल वाले हैरान रह गए। वहीं कामिनी ने भी उसका हाथ छोड़ दिया। इसके बाद विहानी सीधा अपने कमरे में चली गई। उसकी हिम्मत कैसे हुई हम पे भड़क कर इस तरह जाने की? और इसे हमारे यहाँ का खाना पसंद नहीं है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। मुझे तो लगा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन उसने आज हमारे खाने की बुराई करके हमारा भी अपमान किया है। अरे इसने हम पर झल्लाकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब इसे इसकी असली जगह दिखानी ही होगी। खुल गई आप सभी की आंखें। हाँ, मैं तो पहले से ही कह रही थी कि मैडम की शान अलग ही है, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे थे। आप सब कुछ मत कहिएगा, कल एकादशी है, कल ननद जी घर आएंगी, अब वो ही इसे देखेंगी। सभी ने कामिनी की बात को माना और प्रेरणा के आने का इंतजार किया। अगले दिन एकादशी के व्रत रखकर प्रेरणा अपने घर वापस लौटी। वहीं बाकी ससुराल वालों ने भी व्रत रखा हुआ था। आज तो हम रोटी चावल या किसी भी तरह का अनाज नहीं खा सकते। आज तो हम सिर्फ साग ही खाने वाले हैं। आज हम सिर्फ सभी तरह के साग के पत्ते ही खाएंगे। जाकर विहानी भाभी से बोल दो, सभी के लिए खाना बना दे। ननद जी, देवरानी जी तो अपने कमरे से कल से बाहर नहीं निकली है, आप ही उनसे बोल दीजिए। प्रेरणा को अचानक से ऐसी बात सुनकर काफी अजीब लगा। फिर वहीं शारदा ने उसे विहानी की सारी बात बताई, जिस पर प्रेरणा का खून खौल गया। इसकी इतनी हिम्मत कि इसने हमारे खाने का अपमान किया और पूरे परिवार पर चिल्लाने की जरूरत की। अभी तक ये हमारे घर के खास साग को ग्लव्स पहनकर छू रही थी और मास्क चश्मा पहनकर खाना बना रही थी। यहीं पर हमारे खाने का काफी अपमान हो रहा था। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि ननद जी, हमें नहीं पता था कि देवरानी जी साग पत्तों से इतना जलती हैं कि वो इन्हें देख और सूंघ भी नहीं सकती। प्रेरणा को इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने मन ही मन सभी के सामने विहानी की बेइज्जती करने का प्लान बना दिया। एकादशी पर कामिनी ने सभी के लिए साग पत्ते की सब्जी बनाकर तैयार की, जिसे सभी ने बिना रोटी के भेड़ बकरियों की तरह खाया। वहीं विहानी भी भूख लगने पर देर रात को अपने कमरे से बाहर निकली और सीधा रसोई में जाकर कुछ ढूंढने लगी। उसने जैसे ही फ्रिज खोला तो उसके अंदर सिर्फ कच्चे साग पत्ते रखे हुए थे। ये देखकर उसने तुरंत जोर से फ्रिज को बंद कर दिया। हे भगवान, यहाँ तो मेरे खाने को भी कुछ नहीं है। नई बहू होकर अपने ससुराल में ही मुझे भूखा रहना पड़ रहा है। विहानी ने कुछ देर तक रसोई में खाने को कुछ ढूंढा, जिस पर उसे अलमारी में एक बिस्किट का पैकेट मिल गया। विहानी चुपचाप उसे लेकर अपने कमरे में वापस चली गई और उस कमरे को बंद कर लिया। उसके बाद उसने बिस्किट खाकर पानी पिया और सो गई। अगले दिन जब विहानी की आंख खुली तो घर में काफी शोर हो रहा था। विहानी ने चुपचाप निकलकर देखा कि सुबह से ही रसोई में खाना बनाया जा रहा था। ध्यान रहे, मोहल्ले के सभी लोग घर में मौजूद होने चाहिए। इस बार हम चावल बांटेंगे नहीं, बल्कि यहीं पर खिलाएंगे। हम यहाँ पर रहने वाले हर एक इंसान को अपने साग चावल का स्वाद चखाना चाहते हैं। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं एक एक बच्चे को भी घर में लेकर आऊंगी। शाम होने पर मोहल्ले की सभी औरतें घर में इकट्ठा हो गईं। पूरा घर लोगों से भरा हुआ था। प्रेरणा ने नौकरों को बोलकर सभी के लिए खाना मंगवाया और फिर सभी ने खाना खाना शुरू कर दिया। वहीं विहानी के पेट में चूहे कूद रहे थे। उसने सुबह से सिर्फ पानी ही पिया हुआ था। हे भगवान, भूख के मारे मेरे पेट में
दर्द भी होना शुरू हो गया। मुझे खाना खाए 2 दिन हो चुके हैं। जो बिस्किट मेरे पास थे वो भी खत्म हो गए। अब मैं क्या करूं? विहानी अपने कमरे में बैठी परेशान हो रही थी कि तभी उसे खिड़की से टिक्की की खुशबू आने लगी। खुशबू सुनकर विहानी तुरंत खिड़की पर गई तो उसने देखा कि बाहर एक टिक्की वाला अपना ठेला लिए हुए खड़ा था। अगर पेट भरना है तो मुझे छुपकर बाहर जाना ही होगा। मुझे पता है कि घर में सभी मुझसे नाराज हैं, इसीलिए किसी ने यहाँ आकर मुझसे पूछा तक नहीं, लेकिन इसमें मेरी भी क्या गलती है? मुझे इस तरह डरना नहीं चाहिए। खुद को समझाकर विहानी अपने कमरे से बाहर निकली और सभी से छुपकर टिक्की लेने जाने लगी। खुशकिस्मती से विहानी सबकी नजरों से बचती हुई टिक्की वाले के पास पहुंच गई। उसने वहां से टिक्की ली और फिर वापस घर आने लगी। विहानी बचते बचते अपने कमरे तक पहुंची तो उसने पाया कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। विहानी ने डरते हुए दरवाजा खोला और देखा कि उसके बेड पर प्रेरणा बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। आ गई तुम टिक्की लेकर? ननद जी मेरी बात सुनिए। तुमने इस घर की बहू होने के बाद भी एक बार भी सबके साथ बैठकर खाना नहीं खाया। ऊपर से जब सबने तुम्हें खाना खाने के लिए रोका तो तुम उन पर चिल्ला पड़ी। और इतना ही नहीं, बल्कि तुमने हमारे खाने से अपना बचाव ऐसे किया जैसे वो खाना नहीं बल्कि जहर है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। प्रेरणा ने विहानी का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती सभी मेहमानों के बीच ले गई। वहां प्रेरणा ने सभी मेहमानों को चिल्लाकर विहानी की अब तक की सारी बातें बताई और उसकी बेइज्जती की। अच्छा, तो उस दिन यही थी जो मंडी में डॉन बनकर आई थी। मैं तो इसे इसके हुलिये की वजह से पहचान भी नहीं पाई। इसके ये सब करने की सजा ये है कि इसे भी हमारे साथ साग चावल खाने होंगे। इतना सुनते ही विहानी की जान हलक में आ गई। इसके बाद एक नौकर से प्रेरणा ने विहानी के लिए एक प्लेट भरकर साग चावल मंगवाए, जिन्हें देखकर विहानी का पसीना छूट गया। विहानी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन वो लगातार अपनी गर्दन ना में हिला रही थी। अरे इतना भी किसी खाने की चीज को कैसा नापसंद करना कि माथे से पसीना ही टपकने लगे। यह कहकर प्रेरणा ने जबरदस्ती अपने हाथ से विहानी के मुंह में चावल दे दिए। चावल विहानी के हलक से भी नहीं उतरे थे कि तभी उसे जोर का चक्कर आया और वो बिना रुके जोर जोर से खांसने लगी, जिस पर सभी को लगा कि उसे फंदा लग गया। अरे अरे, बहू को पानी पिला दो शारदा जी। लेकिन इससे पहले कि कोई पानी लेकर आता विहानी वहीं पर बेहोश हो गई, जिस पर सभी बहुत ज्यादा घबरा गए। विहानी के शरीर पर बड़ी तेजी से रैशेस फैल गए। पूरा परिवार घबराकर विहानी को हॉस्पिटल लेकर गया। वो खबर विहानी के माता पिता तक भी पहुंच गई, जिस पर वो भी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे। क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या किया है तुम सबने उसके साथ? शांत हो जाइए समधन जी, डॉक्टर साहब आते ही होंगे, वो हमें बताएंगे कि बहू को क्या हुआ है। कुछ देर बाद डॉक्टर के बाहर आने पर पता चला कि विहानी को कोई चीज खाने से बहुत हैवी एलर्जी हुई है, जिसे ठीक होने में थोड़ा समय लग जाएगा। इस पर संगीता समझ गई कि विहानी ने क्या खाया होगा। संगीता ने चिल्लाते हुए उसके ससुराल वालों से सारी बात पूछी। सारी बात पता चलने पर संगीता की आंखों से आंसू बहना बंद नहीं हो रहे थे। आज तक मैंने अपनी बेटी को साग छूने भी नहीं दिया और आप सबकी खातिर उसने खुद से लड़कर आप सबके लिए खाना बनाया। पता है एक बार क्या हुआ था? अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को? मैम, आपकी बेटी अचानक ही लंच के समय बेहोश हो गई। वैसे तो उसका बीपी और हार्ट रेट ठीक आ रही है, इसीलिए शायद इसे चक्कर आ गया होगा। ये बताकर निर्मला विहानी को उसके घर छोड़कर वापस स्कूल लौट गई। वहीं अपनी बेटी के शरीर पर लाल निशान देखकर संगीता का मन बहुत घबरा रहा था। उसने जल्दी से मोहन को बुलाया और फिर दोनों विहानी को हॉस्पिटल ले गए। वहां विहानी का इलाज किया गया और बताया गया कि उसे खाने की किसी चीज से एलर्जी है और उसने वही चीज गलती से खा ली है। लेकिन अभी भी संगीता और मोहन को पता नहीं था कि वो खाने की चीज क्या हो सकती है। विहानी बेटा खाना बन गया है, आकर खाना खा ले बेटा। आई माँ। अपनी मां की आवाज सुनकर विहानी खुशी खुशी खाना खाने अपने घर गई। इसके बाद संगीता मोहन उसे खाना खिलाने बैठे। ये ले बेटा, आज मैंने तेरे लिए नई सब्जियां बनाई हैं, साग दाल, तुझे बहुत अच्छी लगेगी। इतना कहकर संगीता ने एक निवाला विहानी के मुंह में दिया और उस निवाले को चबाते चबाते ही विहानी को तेज खांसी उठने लगी। उस पर घबराकर मोहन ने उसे पानी पिलाया, लेकिन पानी पीते ही विहानी बेहोश हो गई, जिस पर दोनों माँ बाप बहुत ज्यादा घबरा गए और फिर से विहानी को हॉस्पिटल लेकर गई। वहां डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उसे फिर से कुछ खाने से एलर्जी हुई है। तब से हमें पता चला कि हमारी बेटी को साग पत्तों से एलर्जी है और हमने सभी साग पत्ते बनाने छोड़ दिए। हम ये बात आपको भी बताने वाले थे, लेकिन विहानी ने हमसे मना कर दिया। उसने आपकी खातिर वो बनाया, वही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन बदले में आपने उसे जबरदस्ती साग खिलाया और आज आपकी वजह से मेरी बेटी की हालत हुई है। हालांकि ससुराल वालों की इसमें ज्यादा गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने विहानी के साथ जबरदस्ती की और परिणाम ये मिला। विहानी ने उनके लिए जो किया उसे सोचते हुए उन्हें विहानी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वहीं अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। हमें माफ कर दीजिए, आपकी बेटी ने
अपने बारे में ना सोचकर हमारे लिए खाना बनाया और बदले में हमने उसे अनजाने में ही सही लेकिन ये सिला दिया। हमें समझना चाहिए था, हमें माफ कर दीजिए। इसी तरह विहानी के होश में आने पर उसके ससुराल वालों ने उससे भी माफी मांगी और फिर किसी ने उससे कभी साग बनाने को नहीं बोला।